जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए एसएसटी सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है दोस्तों। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं, जो कि ये सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर पहले का पहला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां मौजूद थी। तो आपको बताना है इसमें कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां मौजूद थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 शैलियां मौजूद थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां मौजूद थी। पहला है बेसर, दूसरा है नागर और तीसरा है द्रविड़ शैली। ये जो कि 3 शैलियां हैं। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में स्थित है। और बेसर बेसर शैली ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। जो बेसर शैली होती है ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप होता है। तो इस प्रकार से 3 शैलियां मध्यकाल में मंदिर निर्माण के लिए मौजूद थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। तो ये पहली बार प्रश्न चिन्ह अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह ये मेरठ से आरंभ हुआ था। कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये मेरठ से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। तो बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था को अपनाया गया था। तो ये अस्थाई बंदोबस्त अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन सा है। तो आपको इसमें बताना है कि संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पुहार पुहार ये जो कि संगमकालीन व्यापारिक नगर है। पुरैयूर ये भी है, टुंडी ये भी है। ये तीनों जो कि संगमकालीन व्यापारिक नगर माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है। तो अंग अंग ये जो कि कहाँ पे स्थित है, ये बिहार में है। 16 महाजनपदों की सूची में अंग जो कि ये बिहार में स्थित है। तो बिहार में 3 महाजनपद स्थित हैं। पहला अंग है, दूसरा मगध है और तीसरा बज्जी है। ये 3 महाजनपद क्या हैं? बिहार में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करता है। तो यह कार्बन 14 या कार्बन 14 पद्धति के विधि के द्वारा अवशेष को निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको बताना है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध ये अजमेर से है, तीसरा सही है। बाबा फरीद का संबंध ये पंजाब से है, चौथा सही है। बंदन वाज गियासुद्दराज इनका संबंध गुलबर्ग से है, पहला सही है। कुतुबुद्दीन बख्तियार इनका संबंध दिल्ली से है, दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों ए का इसमें तीसरा सही है, बी का चौथा है, सी का पहला है और डी का इसमें दूसरा सही है। तो डी का दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहले वाले में डी का दूसरा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताना है कि जनजातीय समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें
ए में कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मणीय कर्मकांड को नहीं मानते थे जनजातीय समाज, जो कि सही है। ये ब्राह्मणीय कर्मकांड को नहीं मानते थे जनजातीय समाज, पहला वाला सही है। बी में कहा जा रहा है कि प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करते थे, तो ये भी सही है, बी वाला भी सही है इसका। सी में कहा जा रहा है कि अधिकतर जनजातियां अस्थायी निवास करती, परंतु कुछ खानाबदोश भी थी, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है, सी वाला भी सही है, ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है और सी वाला भी जनजातीय समाज के बारे में सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि वास्तुकार कुंजर मलन राज पेरुथचन संबंधित थे, ये किससे संबंधित थे, ये संबंधित थे चोल साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर का पहला वाला राइट आंसर होगा, ये चोल साम्राज्य से संबंधित थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी के आरंभ से हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी के आरंभ से हुआ था, तो इसका दूसरा सही है। रानी जिद्दा इनका कार्यकाल 980 से लेकर के 1003 तक था, तो इनका पहला सही है। रानी रुद्रमा देवी का कार्यकाल 1262 से लेकर के 1289 ईस्वी तक था, तो इसका चौथा सही है। और फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक, तो तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर है। ए का दूसरा सही था, बी का पहला, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा सही था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें गजनी के सुल्तान के संदर्भ बताना है कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसमें दिया गया है, पहला इसमें दिया गया है कि गजनी का सुल्तान 957 से 997 तक शासन किया था, जो कि गलत है। दूसरा है कि उसने लगभग प्रत्येक वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया, ये सही है, दूसरा वाला सही है। तीसरा है कि उसका निशाना था कि संपन्न मंदिर, तो ये भी सही है। चौथा है लूट के धन को बहुत बड़े हिस्से से उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया, तो ये भी इसमें सही है। तो दूसरा तीसरा इसमें सही है, जबकि पहला क्या है इसमें गलत है। गजनी का महमूद गजनी ये जो कि 997 से लेकर के 1030 ईस्वी तक शासन किया था ये महमूद गजनवी, इसलिए पहला वाला इसका क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है इसमें राइट आंसर क्या होगा, दूसरा तीसरा चौथा इसमें सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि अल इद्रीसी तथा ग्लीवाम द लिसे के भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है अल इद्रीसी के बारे में। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि अल इद्रीसी ने भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया है, जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि दोनों के द्वारा तैयार भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र में काफी असमानताएं हैं, ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है, ये भी इसमें सही है, दूसरा वाला भी इसका सही है। फिर उसके बाद आता है तीसरे वाले में कहा जा रहा है, गिवलाम द लिस्ले द्वारा तैयार मानचित्र हमें अधिक परिचित लगता है, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। डी वाले में चौथे वाले में कहा जा रहा है कि लिस्ले के मानचित्र को यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस्तेमाल किया करते थे, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो उपरोक्त में से चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, एक से अधिक इसमें क्या है, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है मोमिनदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इसमें मोमिनदार के संदर्भ बताना है कौन सा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में मोमिनदार के संदर्भ बताना है इसमें से कौन सा सही है। पहला है इसकी चर्चा संगम कविताओं से प्राप्त होती है, जो कि ये क्या है, सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि यह एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ एक मुखिया होता है, तो यह कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ एक मुखिया होता है, जो कि ये क्या है, ये गलत है। यह एक तमिल शब्द है, ना कि कन्नड़ है,
और जिसका अर्थ 3 मुखिया है, ना कि 1 मुखिया है, इसलिए दूसरा वाला क्या है, गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है इसका प्रयोग 2 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है, तो ये भी क्या है इसमें, ये भी इसमें गलत है। 2 के नहीं बल्कि इसमें कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, चोल, चेर और पांड्य, चोल, चेर और पांड्य। चौथा है ये चोल और राष्ट्रकूट शासक परिवार थे, जो कि ये क्या है, ये गलत है। चौथा वाला भी इसका क्या है, चौथा वाला भी इसका गलत है। इसमें केवल पहला वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड दिया गया है। आश्रम दिया गया है, आश्रम जीवन का एक चरण है। आश्रम क्या है, जीवन का एक चरण है। जरथुस्त्र दिया गया है, इसमें ईरानी पैगंबर हैं, ईरानी पैगंबर है, बी सही है। संघ दिया गया है, संघ जो कि ये क्या होता है, संघ ये धार्मिक संगठन होता है, संघ, सी सही है। जेंद अवस्था ये क्या है, ये एक ग्रंथ है, जेंद अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला सही है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से बताना है कौन से कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में तो पहला दिया गया है कि ऋग्वेद के सभी सूक्त वार्तालाप के रूप में है, जो कि ये क्या है, गलत है। ऋग्वेद के छपाई का कार्य लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया था, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें गलत है। ये 150 वर्ष पूर्व किया गया था और ये वार्तालाप के लिए नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी कथन क्या है, इसमें सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, सही कथन का चयन करना है। तो पहला है हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों की ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों के द्वारा नगर दुर्ग के नाम दिया गया, जो कि सही है। दूसरा है कि नगरों के पूर्वी हिस्से को निचला नगर कहा गया, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों कथन सही है, ए और बी इसमें दोनों कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा दोनों इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें प्राप्त अवशेष और स्थल दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी का साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है चावल, चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े का साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है, तो पहला सही है। फिर उसके बाद आता है मिट्टी पर खुरों के निशान ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो महगढ़ा से प्राप्त हुआ है, चौथा सही है। गेहूं और दलहन के साक्ष्य ये गुफकराल से प्राप्त हुआ है, तो तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का पहला वाला राइट आंसर है। ए का दूसरा है, बी का पहला है, सी का चौथा है और डी का इसमें तीसरा राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। फिर से इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें दिया गया है कृषि का आरंभ है, कृषि का आरंभ 8000 ईसा पूर्व माना जाता है, दूसरा सही है। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर ये माना जाता है 4700 ईसा पूर्व, तो पहला सही है। गंगा घाटी में नगरों का उदय, तो गंगा घाटी में नगरों का उदय ये लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है, तो तीसरा सही है। वर्तमान समय ये जो कि 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए का दूसरा है, बी का पहला है, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किन स्थलों में मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो मानव निवास का साक्ष्य कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है, इसको बताना है। नर्मदा घाटी से, जो कि सही है। उत्तर पश्चिम के सुलेमान एवं तीर्थर पहाड़ियों से, ये भी सही है। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों से, ये भी सही है। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों से, ये भी इसमें सही है। इसमें चारों सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि किस वर्ष जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1764 में। 1764 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 1764 इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस प्रकार का झंडा बिरसा राज का प्रतीक चिन्ह था? ये सफेद। सफेद ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि 19वीं सदी के अंत तक जिन खेती की व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली कितने प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी? ये होता था दोस्तों 25% से कम। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, 25% से कम होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। भारतीय रियासत दिया गया है और विलय वर्ष दिया गया है। भारतीय रियासत और विलय वर्ष दिया गया है। तो सतारा, सतारा का विलय कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। 1848 में दूसरा सही है। संभलपुर का विलय ये 1849 में हुआ था, तीसरा सही है। उदयपुर का विलय 1852 में हुआ था, तो चौथा सही है। और नागपुर का विलय 1853 में हुआ था, तो ये पहला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? तो इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा इसमें क्या होता है? तो यह बहुत उबाऊ है, जो कि सही है। इसमें बस तारीखें रटते चले जाओ, ये भी क्या है इसमें सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाने वाले इनमें से किससे संबंधित उद्योग शामिल हैं? इसमें से कौन सा संबंधित उद्योग है? इसमें सूचना प्रौद्योगिकी है, स्वास्थ्य लाभ है और सत्कार तथा ज्ञान है। इन तीनों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 29 में सेरीकल्चर किसका उत्पादन करता है? तो सेरीकल्चर से रेशम उत्पादन तो दूसरा सही है। पीसी कल्चर से मत्स्य पालन पहला सही है। विटीकल्चर से क्या होता है? तो विटीकल्चर से होता है द्राक्षा कृषि या अंगूर उत्पादन, तो इसका चौथा सही है। हॉर्टिकल्चर से उद्यान कृषि होता है, तो इसका तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस ये किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है? तो ये पेट्रोलियम ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि द्वारा धरातल के नीचे से निकाला जाता है? तो कौन सी विधि के द्वारा निकाला जाता है? तो ये प्रवेधन विधि द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने के वाले कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक होता है? इसमें महत्वपूर्ण कारक होता है दोस्तों समय और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसमें दिया गया है शीतोष्ण
पर्णपाती वनस्पति जो कि गलत है, शंकुधारी वनस्पति ये भी गलत है, शीतोष्ण सदाबहारी वनस्पति ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ई वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर का ई वाला राइट आंसर होगा। भूमध्य सागरीय वनस्पति जो कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाई जाती है, कौन सी वनस्पति? तो भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है कैलिफोर्निया में, इसलिए ऑप्शन में कैलिफोर्निया में नहीं दिया गया है भूमध्य सागरीय वनस्पति, इसलिए ऑप्शन नंबर का ई वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सुनामी आने का कारण क्या है? तो आपको इसमें बताना है सुनामी आने का कारण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में भूतल के नीचे भूकंप आना जो कि सही है, समुद्र तल के नीचे ज्वालामुखी उद्गार होना ये भी सही है, जल के नीचे भूस्खलन होना ये भी सही है, इसमें तीनों सही है, ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम यानी कि अधिक से कम में कौन सा क्रम है? तो अधिक से कम की तरफ कौन सा क्रम है क्वेश्चन नंबर 35 में? तो सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद ऑर्गन आता है, ऑर्गन ये भी गलत है, इसमें ये भी गलत है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 36 में इसमें दिया गया है कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल ये जो कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट तीसरा सही है, बहिर्भेदी आग्नेय शैल ये जो कि बेसाल्ट, बेसाल्ट दूसरा सही है, अवसादी शैल, अवसादी शैल ये जो कि चूना पत्थर, अवसादी शैल चौथा सही है, कायांतरित शैल, कायांतरित शैल ये जो कि स्टेल पहला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों ए का इसमें तीसरा सही है, बी का इसमें, बी का इसमें बी का इसमें दूसरा सही है और सी का चौथा है, डी का इसमें पहला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सत्य है। क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें पहला दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, जो कि ये क्या है, सही है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, तो ये भी सही है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं, ये भी इसमें क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार ये जो कि क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका की स्थल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये पनामा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, पनामा इसका राइट आंसर होगा, पनामा स्थल संधि से। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती है? ये किस दिन पड़ती है? तो ये 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 22 दिसंबर इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 40 में कथन ए और कारण आर दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है, पहला कथन इसमें है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पे एक चक्कर घूमने में लगभग बराबर समय लगता है, जो कि क्या है, सही है। कथन ए इसमें क्या है, सही है। कथन बी में कहा जा रहा है, कथन आर इसमें इसका सही है। कथन ए में कहा जा रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये भी क्या है, ये इसमें ये भी सही है। कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है, दोनों सही है। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको इसमें सत्य कथन का पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 42 में कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, जो कि सही है। नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी क्या है इसमें सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में है, तो विश्व में कौन से स्थान पे है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो ये प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है, तो इसमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है, तो यह वस्त्र उद्योग जो कि क्या है कृषि आधारित पे है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है हुगडीजन में किसका उत्पादन होता है, तो ये हुगडीजन में किसका उत्पादन होता है, तो इसमें होता है दोस्तों कोयला का, पवन ऊर्जा का और सौर ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो 29%, 29% भाग पर स्थल है पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि केरल में नहीं उपजाया जाता है, तो केरल में क्या नहीं उपजाया जाता है, तो इसमें जूट, जूट जो कि ये केरल में नहीं उपजाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि नदी या तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है, तो नदी या पानी के तालाब की शुद्धता हो सकती है किसके द्वारा, तो इसमें दिया गया कि मच्छर पालने से, तोता पालने से, बतख पालने से। ये सभी क्या है, ये सभी इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नदी या तालाब, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बताना है कितना है, तो इसकी मात्रा 20.99% है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि भू प्रॉपर्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है, ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है सियाल, सियाल कहलाता है ऊपरी हिस्सा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। भू प्रॉपर्टी में ऊपरी हिस्सा सियाल कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि गन्ना उत्पादक जिले हैं, तो गन्ना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज, ये जो कि गन्ना उत्पादन जिले हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो सबसे अधिक गर्मी ये पड़ता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय में, उष्णकटिबंधीय में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जीवन पनपता है, तो जीवन पनपता है कहाँ पे, ये पनपता है दोस्तों जैव मंडल में, जैव मंडल में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। जीवन कहाँ पे पनपता है, तो जैव मंडल में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि सूर्य की आकृति कैसी है, तो सूर्य की आकृति आपको बताना है इसमें से कैसी है, तो गोलाकार है। सूर्य की आकृति कैसी है, तो गोलाकार है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो आपको इसमें 3 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। आपको इसमें असत्य कथन को बताना है, कौन सा कथन असत्य है। आइए देखते हैं कथन के बारे में। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि सन 2006 में एक कानून बना है जिससे जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी जा सके, जो कि ये क्या है, सही है। आपको इसमें असत्य कथन का चयन करना है। दूसरा है कि सन 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं को होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये क्या है, ये गलत है।
तीसरा क्या है, 1980 के दशक में देश भर के महिलाओं संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई, ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो आपको इसमें असत्य कथन का बताना था, कौन सा असत्य कथन है, तो दूसरा वाला केवल इसमें क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं, इसके संदर्भ में प्रमुख कारणों पर विचार करें। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है, इसमें भी आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है क्वेश्चन नंबर 55 में। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा कथन असत्य है, क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में बताना है कौन सा कथन असत्य है। इसमें दिया गया है, पहला है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में बसते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है, जो कि सही है। पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण 21% संचारी बीमारियां जल जनित से होती हैं, जैसे हैजा, हेपेटाइटिस आदि, ये भी क्या है, ये भी सही है। भारत में 50% बच्चे अल्प पोषण का शिकार होते हैं, ये भी सही है। भारत में हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो ये भी क्या है, सही है। इसमें असत्य कथन को बताना था, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। इसमें कोई भी कथन क्या है, असत्य नहीं है, सभी कथन क्या थे, सभी कथन इसमें क्या है, सत्य थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए पानी आवश्यक है, स्वच्छ पानी तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको इसमें सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो पहला इसमें दिया गया है, पहला कथन इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है, जो कि सही है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, ये भी सही है। उच्च न्यायालयों के सर्वोच्च न्यायालयों की कई मुकदमे यह कहा कि सुरक्षा पेयजल का अधिकार भी है और मौलिक अधिकार से एक है, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय संविधान में कोई ऐसे प्रावधान जोड़े गए जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी है। तो आपको इसमें भी बताना है कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 58 में। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें दिया गया है कि कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, जो कि सही है। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में कानून के शासन का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये भी क्या है, सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसको बताना है। इसमें दिया गया है, पहला है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया, जो कि सही है। केवल भारतीय लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई, ये भी सही है। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ये भी सही है। दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था, ये क्या है, ये गलत है। चौथा वाला, सॉरी, ये चौथा वाला क्या है, चौथा वाला ये सही है, चौथा वाला ये सही है। ये नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कि ये क्या है, ये गलत है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो ये दिसंबर में किया गया था, ना कि नवंबर में किया गया था, इसलिए तीसरा वाला इसमें क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही जो कि इसका राइट आंसर है, केवल इसमें तीसरा वाला सही नहीं है।